करीम कुंडी ने पार्टी अहदेदारों के हमरा बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो गवर्नर हाउस में पार्टी की सूबाई क़यादत और मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं और उनका वफ्द उनके हमरा मौजूद है। हम बात करते हैं पेशावर में नियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लिहाज अली हमारे साथ हैं। लिहाज अली, बताइएगा, बिलावल भुट्टो पहुँच चुके हैं वहाँ पर, अब क्या सरगर्मियाँ होंगी और कौन कौन सी यहाँ मुलाकातें मुतवक्के हैं आज? जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन हैं, वो भी थोड़ी देर पहले बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए पेशावर पहुंचे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने उनका इस्तकबाल किया। इस वक्त उनका फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की जारी है। उसके बाद वो पार्टी की सूबाई तंजीम, बाद जो पार्टी की जितनी भी चेयरमैन और इसके अलावा जो काउंसलर है उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सिविल सोसाइटी से भी उनकी मुलाकात आज मुतवक्के है और तकरीबन 6 बजे के बाद वो तमाम मुलाकातों और खैबर पख्तूनख्वा के मुताल्लिक मीडिया को ब्रीफिंग भी देंगे। ये इस वक्त गवर्नर हाउस में उनका पहला दौरा है। अगरचे पीपल पार्टी में जहाँ पर इख्तलाफात भी थी, लेकिन इस वक्त अभी तक तंजीमी सतह पर कोई इख्तलाफात सामने नहीं आए हैं। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि गवर्नर इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनके कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक धमकी भी दी थी कि वो उसे नहीं छोड़ेंगे, ताहम उसकी धमकी भी आज तक हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया लिहाज अली अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। लाहौर में मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जलूसों के सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहर में 5200 से ज़ायद मजालिस और जलूस मुनक़िद हो रहे हैं। 65,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान, पाक फौज के जवान और रेंजर्स के जवान तैनात होंगे। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को हसास इलाकों में अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मोबाइल फ़ोन की बंदिश पर महकमे दाखिला को आर्जी बंदिश की सिफारिश करेंगे। इस वक्त नुमाइंदा नियो न्यूज़ शाहिद रिजवी DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान के साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानते हैं। जी शाहिद, कहिएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रम हराम का आगाज़ हो चुका है। अगर बात की जाए लाहौर में तमाम तर मजालिस जो हैं, A कैटेगरी के जुलूस, B कैटेगरी के जुलूस जो है मजालिस, वहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। लाहौर में जो है इन मजालिस और जो सिक्योरिटी के इंतजाम क्या किए गए हैं जुलूसों के लिए, मेरे साथ इस वक्त DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान मौजूद हैं। मोबाइल जैमिंग के हवाले से अभी तक हमारा प्रोग्राम कोई नहीं है इस तरह का कि जैमिंग की जाए। अगर कोई स्पेसिफिक इलाकों के अंदर कहीं पे ज़रूरत महसूस हुई तो उसके लिए हम महकमा दाखिला को लिखेंगे कि उन सिर्फ एरियाज़ के अंदर जैमिंग की जाए। अदरवाइज़ हम इंशाल्लाह, जिस तरह पिछला मुहर्रम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खैर खैरियत से हुआ और बग़ैर मोबाइल जैमिंग के हुआ, हम चाहते हैं इस दफ़ा भी उसी तरह चलाया जाए। बाकी हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान कहते हैं कि जो 5200 से ज़ायद लाहौर में मजालिस और जुलूस हैं, इनके ऊपर 65,000 से ज़ायद पुलिस के जवान, आर्मी की कंपनियां भी जो हैं वो तैनात हैं, जो सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। 9 और 10 मुहर्रम की बात वो करते हैं कि उस दिन मज़ीद जो है सिक्योरिटी सख्त की जाएगी और इजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी। जो जिन इलाकों को हसास करार दिया गया है, अगर ज़रूरत महसूस की गई तो ये आर्जी तौर पर उन इलाकों में जो स्पेसिफिक इलाके हैं वहाँ पर मोबाइल बंदिश की सर्विस जो है महकमा दाखिला पंजाब को लिख के। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुहर्रम उल हराम शुरू होते ही वफाकी दारुल हुकूमत में जलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजामात। शहर भर में 16,000 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे, जबकि वजारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के बायस फौज की तैनात का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। राना उस्मान मुजफ्फर से हम मज़ीद जानते हैं। राना उस्मान, बताइएगा, क्या अहकाम जारी किए गए हैं और सिक्योरिटी के हवाले से कैसे किया जाएगा काम? जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम शुरू होते ही मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी सिक्योरिटी प्लान जो है वो मरतब कर लिया गया है। मुहर्रम उल हराम के हवाले से इस्लामाबाद में 181 जुलूस जो है वो निकलेंगे। इसके अलावा जो मुहर्रम उल हराम के हवाले से मजालिस हैं वो तकरीबन 1000 के करीब जो मजालिस हैं वो बर्पा की जाएंगी और इसी हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तो बताया जाता है कि तकरीबन 16,000 के करीब इस्लामाबाद पुलिस और FC के एहलकार जो है इन जुलूस और मजालिस पर जो है सिक्योरिटी पर तैनात रहेंगे।
जाएंगे। इसके अलावा इन जुलूस के रास्तों पर जो ड्रोन कैमरा हैं वो भी सर्विलेंस करेंगे। इसके अलावा CCTV कैमराज जो हैं वो खुसूसी तौर पर नस्ब किए गए हैं, जबकि इन जुलूस के रास्तों को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा और सिर्फ एंट्री पॉइंट जो है वो दिया जाएगा और आउट गोइंग जो पॉइंट है वो दिया जाएगा। तो इसी हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम कर लिए गए हैं, जबकि वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 245 के तहत जो है पाक फ़ौज मुल्क भर में जो है सिक्योरिटी पर तैनात रहेगी और पुलिस का साथ देने के लिए हमा वक्त जो है उनकी पेट्रोलिंग जारी रहेगी। इसी हवाले से जो प्लान है वो मुरतब किया गया है। इस प्लान के मुताबिक जब जुलूस निकलेंगे उन इलाकों में जो मोबाइल सर्विस है वो भी मुअत्तल कर दी जाएगी और अगर खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल होती है तो फौरी तौर पर पाक फ़ौज जो है वो जो कि पेट्रोलिंग पे होगी वो इस्लामाबाद पुलिस या फिर दीगर सूबों की पुलिस जो है उनकी मदद के लिए पहुँचेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेशावर में मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। पुलिस के मुताबिक शहर में मुहर्रम के दौरान 14,000 पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सूबे भर में 8 असला हसास जबकि असला को इंतहाई हसास करार दिया गया है। 6 असला को। मज़ीद तफसीलात अब्दुल क़य्यूम आफरीदी पेशावर से हमें बताएंगे। अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, कौन से असला को हसास करार दिया गया है और किन को ज़्यादा हसास? पेशावर में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरतब किया गया है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि पेशावर में मुहर्रम के दौरान 14,000 पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटी देंगे, जबकि BDU स्क्वाड जो है जुलूस के गुज़रगाहों को क्लियर करेंगे। साथ ही साथ प्लान में कहा गया है कि जो शहर के मुख्तलिफ ऊंची मकामात है वहाँ पर जो स्नाइपर की जो स्क्वाड है तैनात किया जाएगा। साथ ही साथ इमाम बारगाहों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है उसके सामने खारदार तारें लगाई जाएगी, जबकि वहाँ पर पुलिस एहलकार के पुलिस फ़ोर्स के जो एहलकार है वो तैनात किए जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 14 अज़ला में मुहर्रम उल हराम के दौरान जो है वो जुलूस मुनक़िद होंगे। पुलिस एहलकार भी तैनात किए जाएंगे और आने जाने वाले अफराद की चेकिंग की जाएगी। जो WSSP का इदारा है उसके एहलकार और साथ ही साथ रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार है वो भी इस दौरान जो है वो अलर्ट होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची की बात करें तो कराची में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स और पुलिस के अलावा पाक फौज भी शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए मनसूबाबंदी कर रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वली से। जी अब्दुल वली, कराची में सिक्योरिटी के हवाले से क्या सूरत हाल है? शहर कायद में भी मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और इस हवाले से रेंजर्स और पुलिस की जानिब से शहर में जो गश्त है उसमें इजाफा किया गया है। साथ ही जो स्नैप चेकिंग का सिलसिला है वो मुख्तलिफ मकामात पर मज़ीद तेज़ किया गया है। जब हमारी तर्जुमान रेंजर से बात हुई तो उनका ये बताना है कि गुज़िश्ता रोज़ जो DG रेंजर सिंध की क़ियादत में जो है वो आला सतह का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें IG सिंध, एडिशनल IG कराची, इसके अलावा होम सेक्रेटरी और एडिशनल IG समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की और सिंध के मुख्तलिफ अजला से जो रेंजर्स और पुलिस के जो अफसरान हैं उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए भी उसमें शिरकत की। इजलास में बाकायदा तौर पर यह फैसला किया गया कि जितने भी जहाँ पर जो है वो इमाम बारगाहों में या दीगर मकामात पर जो मजालिस होंगे उसके लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जाएंगे और जो 8, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम का जो मरकज़ी जुलूस निकलता है उसके लिए भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे और मरकज़ी जो जुलूस के रास्ते हैं वहाँ पर जो बुलंदोबाला जितनी भी इमारतें हैं वहाँ पर जो माहिर शूटर और निशानाबाज है वो तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा कैमरे भी बाकायदा तौर पर जो कैमरों की इंस्टॉलेशन है वो भी 2 से 3 रोज़ में बाकायदा तौर पर जो मरकज़ी जुलूस के रास्ते हैं वहाँ पर शुरू कर दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोयटा की बात करें तो कोयटा में भी मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। सिक्योरिटी के लिए 2900 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। कोयटा में 23 इमाम बारगाहों को हसास तरीन और 30 को हसास करार दिया गया है। इस हवाले से जानते हैं मोहम्मद हनीफा सही, कोयटा से नुमाइंदे हैं न्यू न्यूज़ के। हनीफा सही, बताएं कि मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी के कोयटा में क्या इंतजाम हैं?
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा शहर में भी मुहर्रम हराम के जुलूसों के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जो है वो तैयार कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक कोयटा शहर में 2900 से ज़ायद एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे, जिनमें FC के 3 कंपनी, लेविस के 250, जबकि पुलिस के 2300 से ज़ायद एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे। कोयटा शहर में टोटल 77 इमाम बारगाह, जिनमें 23 जो है वो असास तरीन है, 30 जो है वो असास है, जबकि 24 इमाम बारगाह जो है वो नॉर्मल डिक्लेयर किया गया है, जिसके जो है सिक्योरिटी जो है वो तैनात कर दी गई है। इस इमाम बारगाहों के मेन एंट्रेंस पे जो है वॉक थ्रू गेट भी जो है वो लगा दिए गए हैं, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए आर्मी के 5 प्लाटून जो है वो स्टैंड बाय रहेंगे। इसी के साथ जुलूसों की जो निगरानी है वो फ़िज़ाई निगरानी के साथ साथ CCTV कैमरों के ज़रिए भी निगरानी की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक। आमदनी कम, बिल ज़्यादा, बिजली की ओवर बिलिंग ने आवाम को चकरा कर रख दिया है। शहरी फट पड़े, ओवर बिलिंग को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि इस हुकूमत ने जीना मुहाल कर दिया है। समझ नहीं आती कि बिल दें, घर का रेंट दें या बच्चों का खाना पूरा करें। इस हवाले से आवाम का मजीद क्या रद्द-ए-अमल है वो आपको दिखाते हैं। ये नाजायज़ है, जो लोग कुंडा लगाते हैं उन पर तो उनसे वसूली नहीं होती, जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, ओवर बिलिंग उन पर डाल दी जाती है। ये बिलिंग का मेथोडोलॉजी ना तो ये कोई चैलेंज कर रहा है, किसी कोर्ट में भी नहीं, कोई सू मोटो भी नहीं हो रहा है इसके अगेंस्ट, और आवाम के लिए ये बहुत मुश्किल हालात क्रिएट कर रही है। मतलब या तो बिजली के बिल दे दें या घर का किचन चला लें, दोनों में से एक काम कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। बिजली के हिसाब से देखा जाए तो इन लोगों ने तो जलील किया हुआ है, ना कहीं का छोड़ा। घर के अपने खर्चे पूरे करें और रात पूरे करें, स्कूल की फ़ीसें पूरी करें या इनके बिजली के बिल पूरे करें। बात ये है कभी 10,000 आ रहा है, कभी 20,000 आ रहा है, और ना कोई AC है ना कोई कुछ है, ऐसा कोई ना मकान किराए के मकान है, बंदे जाएंगे तो कहाँ जाएँ? बंदा पता नहीं इस हालात में बिजली का बिल कैसे भरेगा। आजकल इतनी महंगाई हुई कि जो 35,000 वाला तनख्वाह वाला बंदा क्या करेगा। अभी बंदे आजकल तो इतना आवाम परेशान हुए कि खुदकशी, और आवाम यही सोचता है कि हम खुदकशी कर ले, लेकिन आजकल खुदकशी भी पैसों से मिल रहा है। पिछले दफा 1700 आया सी, ऐतकी 5,500 है। मैं पिछला नहीं जमा करा सकिया, इकट्ठा हो गए 17,500 हो गए। बड़े बड़े लोग जो हैं जो बिजली का काम करते हैं उनकी तनख्वाहें भी बड़ी हैं, उनका बिल भी माफ़ है। यहाँ पे देखें मस्जिद का इमाम होगा उसकी भी तनख्वाह नहीं है, और मस्जिद का जो बिल वगैरह आता है वो भी आता है। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत महंगाई है, बाकी चीज़ें पूरी नहीं होती है, राशन बहुत महंगे हैं। इन लोगों ने 24,000 मेरा घर का बिल आया हुआ है, तो हम दिहाड़ी मार लोग हैं। पिछले महीने सारा 32-33 रुपये बिल आया, हूँ 14,500 रुपये बिल आया। यह बिल मेरे को मौजूद है, रीडिंग भी सारा कुछ वो कुछ ही है, लेकिन कोई पता नहीं लगता भाई की हो रहा की नहीं हो रहा। आवाम अपनी परेशानियों च इन्नी उलझ गई है कि कोई होश नहीं रह गई। दिहाड़ी बंदे की हूँ बिल डालिए या किराया दईए, किहड़े पासे जाइए। मुल्तान और गिरतनवा में बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 5 घंटे की लोड शेडिंग, जबकि दही इलाकों में 7 घंटे तक की बिजली की लोड शेडिंग जारी है। बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग के बाद शहरियों और कारोबारी हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं माजिद क्लासरा से। माजिद क्लासरा, ये गैरलानिया लोड शेडिंग जारी, इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है? बिल्कुल, मुल्तान में हर गुजरते दिन के साथ जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। दूसरी बिजली की गैर लाइने लोड शेडिंग की बात करें तो मुल्तान में बिजली की गैर लाइने जो लोड शेडिंग है उसमें जो है वो इजाफा होता जा रहा है। शहरी इलाके की बात की जाए तो शहरी इलाके में 4 से 5 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी ने दही इलाकों की अगर बात की जाए तो दही इलाकों में जो है वो 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बस आम जो शहरी हैं उनको शदीद जो है वो गर्मी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो बिजली की जो गैर लाइने लोड शेडिंग है उसका जो दौरानिया है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानब बिजली की गैर लाइने लोड शेडिंग के बायस जो कारोबारी तबके हैं वो भी काफ़ी मुश्किलात से दो चार दिखाई दे रहे हैं। उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि बिजली की गैर लाइने लोड शेडिंग के बायस जो कारोबार है वो बुरी तरह से जब वो मुतासर होकर रह चुका है। जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ हैं उनको चलाने में जब वो काफ़ी दुश्वारी का
सामना करना पड़ रहा है। शहरों ने जो है वो वफाकी हुकूमत से और इसके साथ साथ जो मैपको हुकाम है इनसे मुतालबा किया है कि बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए ताकि शहरों की इस शदीद गर्मी में मुश्किलात जो है वो कम हो सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के अस्पतालों की नाकिस हालत जार से आवाम परेशान है। कहते हैं कि हुकूमत के दावे हमेशा की तरह खोखले दिखाई देते हैं। अस्पतालों में अद्वियात मैसर हैं, ना ही टेस्ट की सहूलियात मैसर हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार के अस्पताल की सूरत हाल पर बात करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब। आयशा शुएब, अस्पतालों की हालत जार बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है अस्पताल इंतज़ामिया का और हुकूमत का? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स की अगर सूरत हाल के हवाले से बताती चलूँ तो सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर हालात जो हैं वो इंतहाई मायूस क्यों नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर आने वाले जो मरीज़ हैं वो हमें रोज़ाना की बुनियाद पर ख़वार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि तकरीबन 120 बेड्स पर मुश्तमिल ये जो हस्पताल बनाया गया है इसमें ना ही आवाम को सहूलियात मिल रही हैं। इसके जो मुख्तलिफ सेक्शंस बनाए गए हैं, 120 बेड जो हैं वो मुख्तलिफ एमरजेंसी और OPD के सेक्शन में लगाए गए हैं। लेकिन ये वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ पर तकरीबन 1500 से ज़ायद बेड्स पर मुश्तमिल ये अस्पताल बनाया गया और यहाँ पर सहूलियात जो हैं वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर हैं। आवाम जो है वो यहाँ पर शदीद मुश्किल का शिकार नज़र आते हैं क्योंकि यहाँ पर ना ही उनको अद्वियात मिलती हैं, ना ही यहाँ पर उनके टेस्ट जो हैं वो उनको फ्री किए जाते हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर आने वाली जो आवाम है वो बार बार हुकूमत से यही दरख्वास्त करती है कि हुकूमतें कई आई और कई गई लेकिन गरीबों के लिए जो सहूलतें हैं वो अब तक हल ना हो सकी। उनके साथ जो वादे किए गए थे वो खोखले दिखाई दे रहे हैं और अस्पतालों में हमें नज़र आ रहा है लोग जो हैं वो आज भी इस शदीद गर्मी में हमें बाहर बैठने पर मजबूर नज़र, कोई बैठने का इंतज़ाम है, सिटिंग एरिया उनके लिए कोई भी नहीं है। लोग शदीद मुश्किल का शिकार हैं और बार बार हुकूमत से, वजारत सेहत से दरख्वास्त करते हुए नज़र आते हैं कि जो सरकारी हस्पताल बनाए जाते हैं यहाँ पर उनको तमाम तर सहूलियात दी जाएँ ताकि गरीबों के लिए इलाज जो है वो आसान हो सके। उसके साथ साथ यहाँ पर ना ही अद्वियात मिलती हैं, ना ही यहाँ पर टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से लोग मुश्किल का शिकार नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ हुकूमत के साथ वजारत सेहत से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि गरीबों की सुनवाई की जाए ताकि उनके लिए इलाज जो है वो आसान हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान चीन से कर्ज हासिल करने वाले 18 ममालिक में सबसे ज्यादा मकरूज है। पाकिस्तान ने चीन से 26 अरब 60 करोड़ डॉलर का कर्ज ले रखा है। 18 ममालिक में से किस मुल्क ने चीन से कितना कर्ज लिया है ये जानते हैं अशरफ मेहताब से। अशरफ मेहताब, क्या अमेरिका भी चीन का मकरूज है या फिर सिर्फ गरीब ममालिक ही हैं और किस गरीब मुल्कों ने चीन से कितना कर्जा लिया है बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत से ममालिक का कर रही है जिसमें चीन भी शामिल है। चीन जो है हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुआ था लेकिन उसकी मीशत ने बेहतरीन तरक्की की जिसकी वजह से आज वो कर्ज़ा लेने वालों की बजाय बड़े बड़े ममालिक को कर्ज़ा दे रहा है जिसमें अमेरिका भी शामिल है। अब अगर बात की जाए पाकिस्तान और इसी तरह के गरीब ममालिक की जो जिनकी तादाद कोई 18 के करीब बताई जाती है उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने चीन से सबसे ज़्यादा कर्जा लिया है। चीन से पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया है वो 26.6 अरब का है। इस तरह से देखा जाए तो अंगोला दूसरे नंबर पे है, इसका 21 अरब का कर्जा है। इस तरह श्रीलंका जो है तीसरे नंबर पे है, 8.9 अरब का इसने कर्जा चीन से ले रखा है। इथोपिया की बात करें तो 6.8 अरब का कर्जा है। कीनिया ने 6.7 अरब का कर्जा ले रखा है। बांग्लादेश वो भी नहीं बच सका, वो भी 6.1 अरब के कर्जे के नीचे है चीन के। जिम्बाब्वे ने 6.1 अरब का कर्जा ले रखा है। लाओस ने 5.3 अरब का कर्जा ले रखा है। मिस्र की बात करें तो वो भी चीन के कर्जे के नीचे दबा हुआ है, 5.2 अरब का कर्जा ले चुका है। पाकिस्तान 1970 की दहाई तक कर्जा देने वालों की फहरिस्त में ही शामिल था लेकिन फिर बाद में पॉलिसियाँ ऐसी आई कि वो ये मकरूज होता गया और इसने तकरीबन कोई मुल्क नहीं छोड़ा जिससे कर्जा नहीं लिया होगा। यूरोप है, उसके बेहतरीन बहुत से ममालिक हैं, अमेरिका, IMF, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसके अलावा भी जो IMF के अलावा मालियाती इदारे हैं जो ग्रुप हैं उनसे भी कर्जे ले रखे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और एक्स की बंदिश का केस है। वजारत दाखिला की जानिब से एक और जवाब जमा करा दिया गया। वजारत दाखिला के जवाब के मुताबिक एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए थे। सोशल मीडिया खास तौर पर एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। कुछ अनासर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। मुल्की मफाद में दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। तफसीलात आपको बताएं कि एक्स पर पाबंदी के हवाले से कुछ अनासर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। वजारत दाखिला की जानिब से ऐसा कहना है। सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और एक्स की बंदिश के हवाले से ये केस जिसके हवाले से आपको बताया जा रहा था।
हैदराबाद में 38 रोज से LPG के कारोबार की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स, होटल मालिकान और दुकानदारों ने हैदर चौक पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने LPG के कारोबार को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी नासिर शेख, बताइएगा इस हवाले से शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है? हैदराबाद में 38 रोज़ कल साने परेडाबाद के बाद जो है वो LPG की दुकानें बंद कर दी गई थी। LPG के कारोबार को मुकम्मल तौर पे हैदराबाद में बंद कर दिया गया, जिस पर आज जो है वो LPG इस्तेमाल करने वाले दुकानदार, रिक्शा ड्राइवर, फोर सीटर ड्राइवर और होटल मालकान जो है वो हैदर चौक पर एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ धरना दिया हुआ है और इनका कहना है कि इसकी वजह से इनका कारोबार तबाह हो गया। हमारे साथ मौजूद है जी। कारोबार हमारा तकरीबन आज 38 रोज़ गुजर गए हैं। उसकी वजह से जो छोटे दुकानदार हैं उनकी दुकानदार हैं, तो उनके साथ हम लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटरों ने इजहार यकजहती के लिए आज हम लोगों ने हैदर चौक हैदराबाद में धरना दिया है। हम लोगों का पहले भी ये मुतालबा था ओगरा से कि आप लाहौरी सिलेंडर जो कि नाकिस सिलेंडर हैं वो आप बंद करवाएं। हमने कई दफ़ा इसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशनें दी, दरख्वास्तें दी। इनका कहना है कि ये सिलेंडर नाकिस होने की वजह से ये हादसा हुआ था, जिसको जवाज़ बनाकर ये जो है सारा कारोबार बंद कर दिया गया है। यहाँ घरों पे ख़ास तौर पे चूड़ी की सनत से वाबस्ता ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान है, चूँकि जो है वो LPG इस्तेमाल करके चूड़ियाँ बनाती हैं और इसी तरह होटल मालकान, दुकानदार, ड्राइवर और दीगर अफराद जो है वो परेशान और एहतजाज पर बैठे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट यूट्यूब पर कॉपीराइट्स म्यूजिक से बचने का AI टूल मुतारिफ करवा दिया गया है। यूट्यूब पर सारिफिन AI पर मबनी इरेज सॉन्ग नामी टूल से सिर्फ एक ही क्लिक से कॉपीराइट म्यूजिक डिलीट कर सकेंगे। AI टूल एक ही क्लिक पर वीडियो में मौजूद कॉपीराइट्स म्यूजिक को डिलीट कर देगा। अगर किसी सारिफ ने अपनी वीडियो में कोई कॉपी म्यूजिक की शामिल की है तो वो उस म्यूजिक से मुतालिक मुकम्मल मालूमात ना रखने पर इस ऑप्शन के जरिए वीडियो से म्यूजिक को हटा सकेगा। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक अजीज अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बलूचिस्तान किसानों के लिए फ़ायदा मंद साबित हुआ। वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकली के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि ज़राई ट्यूबवेल्स को 3 माह के अंदर शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात कोयटा में अपने नुमाइंदे हमाद अली से जानेंगे। जी हमाद अली, बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद सूबाई बलूचिस्तान के सूबाई दारकूमत कोयटा का ये पहला दौरा है। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट पर गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफ़र खान मंदोखेल, वो वज़ीर आला बलूचिस्तान अमीर सरफराज बुगटी और सूबाई हुकूमती अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतकबाल इस्तकबाल किया। और इसी के साथ अगर हम बात करते चलें तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर हाउस में आज जो है गवर्नर शेख जाफ़र खान मंदोखेल और वज़ीर आला बलूचिस्तान अमीर सरफराज बुगटी से जो है अलग अलग मुलाकातें की। और इसी के साथ बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो किसानों के हवाले से मुआहदा था उस हवाले से बातचीत की। और आज जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वफाक सूबाई हुकूमती अरकान से भी मुलाकातें की और इनसे खिताब भी किया। और इसी के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है किसानों के हवाले से जो मुआहदा था ज़रूरी ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के हवाले से, उस मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज जो है सूबाई काबीना को और वज़ीर आला बलूचिस्तान को भी मुबारकबाद दी और साथ में गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफ़र खान मंदोखेल को भी जो है मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है सूबाई काबीना से और गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफ़र खान मंदोखेल और वज़ीर आला बलूचिस्तान से खिताब भी किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी आज लाहौर पहुँचेंगे। 3 दिन का क़याम मुतवक्के है। प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी पर मुनक़िदा सेमिनार में शरीक होंगे। सदर सरदारी सूबाई पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात और पार्टी की तंजीम नौ का जायजा लेंगे। उमर दराज लाहौर से न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी उमर दराज, बताइएगा आसिफ अली सरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे, 3 दिन का क़याम भी मुतवक्के है। इस दौरान कौन सी अहम मुलाकातें होने वाली और कौन से अहम उमूर हैं जिन पर फैसले किए जाएंगे? जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी जो कि
सदर ममलिकत पाकिस्तान है वो आज जो है लाहौर पहुंचेंगे और प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी के सिलसिले में सेमिनार में वो कल जो है वो शरीक होंगे। वहाँ पे वो सेमिनार में जो पोजीशन होल्डर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा बलागियात के, उनमें ये जो है अवार्ड तकसीम किए जाएंगे। इसके साथ साथ सरदार सलीम हैदर जो कि गवर्नर पंजाब हैं वो सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को जो है वो एयरपोर्ट में रिसीव करेंगे और गवर्नर हाउस में सदर ममलिकत से सरदार सलीम हैदर खान पंजाब हुकूमत के मामला पर जो है वो आज तबादला ख्याल भी करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और हसन मुर्तज़ा से भी सदर ममलिकत से मुलाकात होगी और इसके साथ साथ सदर ममलिकत पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी से भी ज़राए के मुताबिक जो है वो मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का भी जायजा लेंगे। 3 रोज़ा क़याम है आसिफ अली जरदारी जो कि सदर पाकिस्तान है और 3 रोज़ के बाद वो जो है दोबारा इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर दराज अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत के माजूर अफराद के लिए मनसूबे हिम्मत कार्ड पर अखराजात की तफसीलात सामने आ गई हैं। रवा माली साल में 1 अरब 94 करोड़ 45 लाख रुपए में से 1 अरब 76 करोड़ 25 लाख रुपए माजूर अफराद को दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत के हिम्मत कार्ड पर प्रोजेक्ट की मीडिया मुहिम पर 2 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। हिम्मत कार्ड की इफ्तिताही तकरीब पर 88,75,000 रुपए खर्च होंगे। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की 1 करोड़ 75 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं इदरीस शेख से। इदरीस शेख, माजूर अफराद के लिए जो मंसूबा है हिम्मत कार्ड, उसके अखराजात की तफसीलात सामने आ चुकी हैं, ज़रा डिटेल में बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का ये एक अहम इनिशिएटिव है माजूर अफराद के लिए, जिस पर जो है अखराजात की तफसीलात सामने हैं, जिसके तहत पंजाब हुकूमत के हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मीडिया कैंपेन पर 2 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि इफ्तिताही तकरीब पर 88,75,000 रुपए और जैसा आपने अभी कहा कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को 1 करोड़ 75 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। तमाम तब जो टेक्निकल इस सिलसिले में मामलात होंगे और इस सिलसिले में जो डैशबोर्ड बनाया जाएगा रवा माली साल में 1 अरब 94 करोड़ 45 लाख रुपए में से 1 अरब 76 करोड़ 25 लाख रुपए माजूर अफराद को दिए जाएंगे। इस सिलसिले में सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल डिपार्टमेंट को सर्वे मुकम्मल करने का टास्क दिया था और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से डिसेबल्ड पर्सन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन वेब पोर्टल भी बनाया जा चुका है और हिम्मत कार्ड की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हेल्प डेस्क से भी करवाई जा सकती है। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने सूबे की हर तहसील में स्पेशल पर्सन विद डिसेबिलिटीज की सहूलत के लिए जो हेल्प डेस्क भी कायम किए हैं और PITB जो है वो रजिस्ट्रेशन ऐप में तरमीम और लॉन्चिंग की तैयारी भी कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस शेख अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तवील अरसे बाद सूबे में तरक्याती मंसूबों के लिए 25 अरब रुपए के हवाले से आपको बताते चलें कि ऐलान किया गया है और जारी करने का फैसला किया गया है। महकमा खजाना के मुताबिक 20 अरब रुपए बंदोबस्ती और 5 अरब रुपए कबायली असलाह के लिए जारी किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला रवा हफ्ते तमाम मंसूबों की निगरानी के मंसूबों के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी देंगे। मज़ीद तफसीलात लिहाज अली ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं। लिहाज अली, बताएगा KPK हुकूमत का तवील अरसे बाद सूबे में तरक्याती मंसूबों के लिए 25 अरब रुपए जारी करने का फैसला जो कि सामने आ सका है, कहाँ ये अखराजात किए जाएंगे? बहुत शुक्रिया। जिस तरह भी आपने कहा तवील अरसे बाद, तो बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत थी, जो साबिका हुकूमत थी महमूद खान साहब की, वो 2020 जनवरी में ख़त्म हुई थी, 2022 जनवरी में ख़त्म हुई थी और तकरीबन साल से ज़ायद अरसे तक खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत थी, जिसकी वजह से तरक्याती काम रुके हुए थे। तो तकरीबन 1.5 साल बाद इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तरक्याती कामों के लिए 25 अरब रुपए के इजरा का फैसला किया और ये 25 अरब रुपए में से 20 अरब जो है वो बंदोबस्ती अजला, 5 अरब जो है वो कबायली अजला के लिए जारी किए जाएंगे। ये फैसला किया गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तमाम जो मंसूबे है उसके मुतालिक एक ओवरव्यू रिपोर्ट दी जाएगी और उसमें वो सेलेक्ट करेगी कि जिन मंसूबों को तरक्याती फंड जारी होना है उनसे उन मंसूबों को तरक्याती फंड जारी किया जाएगा। तो इस तरह तवक्को है कि रवा हफ्ते के आखिर तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तरक्याती कामों के लिए 25 अरब रुपए का इजरा करेगी। ठीक है लिहाज अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मरी रेल लिंक मनसूबा, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत मरी रेल लिंक वर्किंग ग्रुप का दूसरा इजलास में ट्रांसपोर्ट, सयाहत, माहौलियात, CNW, PNDR, नेस्वाक समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के हुकाम ने शिरकत की। मरी रेल लिंक मनसूबे पर मुख्तलिफ तजावीज़ और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया है। उमर दराज हमारे साथ मौजूद हैं। उमर दराज, बताइएगा तबादला ख्याल किया गया और दीगर महकमों के हुकाम ने भी शिरकत की है, अहवाल बताइएगा।
जी बिल्कुल, मरी रेल लिंक मंसूबा जो है उसके हवाले से दूसरा जो है वो इजलास आज सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की जेर सदारत जो है वो मुनक़िद हुआ, जिसमें ट्रांसपोर्ट, सियाहत, माहौलियात, CNW, NTA और नेस्पाक में दीगर महकमों के हुक्काम ने जो है वो शिरकत करी। मरी रेल लिंक मंसूबे पर मुख्तलिफ तजावीज़ और फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी ने मंसूबे पर जो है वो ब्रीफिंग दी। इस मौका पर बिलाल अकबर खान जो सूबाई वजीर है, उनका कहना था कि वक्त का तकाजा है कि मरी रेल लिंक मंसूबे को हर सूरत पाया तकमील तक जो है वो पहुँचाया जाए। सियाहत ममालिक की मईशत में अहम रोल अदा करती है और हमारे खत्त में भी सियाहत को तरक्की देना शामिल है। मरी रेल लिंक मुख्तलिफ सियासी मुकामात को जो है वो जोड़ने वाला एक शानदार मंसूबा है। मरी रेल के लिंक में एक मुश्किल मगर इंतहाई अहम मंसूबा है, जिसको पूरे मुल्क को फायदा होगा। ये मंसूबा कई साल पहले ही पाया तकमील तक पहुँच चुका होता अगर मियां नवाज शरीफ की मुल्क की खिदमत करने से रोका ना जाता। ये शानदार मंसूबा हमारे कायद और नवाज शरीफ का दिया हुआ है, जो इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। उनका कहना था कि जब ट्रेन हसीन वादियों और मुकामात से जो है वो गुजरेगी तो वो सियाहों को ख्वाबों के जहां में ले जाएगी। मंसूबे में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी के शहरियों को आरामदेह और सस्ती सफरी सहूलियात भी मैसर आएगी और मंसूबे की तकमील से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का रश भी जो है वो मरी से खत्म हो जाएगा। पूरी उम्मीद है कि लोग कारों की बजाय ट्रेन के पुरलुत्फ सफर को जो है वो तरजीह देंगे और मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खिदमात भी ली गई हैं। पूरी कोशिश है कि मंसूबे के लिए तमाम इब्तदाई मराहिल को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें, ताकि मरी रेल लिंक मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों को अपना मस्बत किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उमर दराज। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सेक्रेटेरिएट स्पीकरों के लिए अंजुमन रोजगार बन गया। 145 अरकान असेंबली के ऐवान के लिए 794 अफसरान और मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं। 400 के करीब मुलाजमीन सिर्फ असद कैसर और मुश्ताक खनी की अदवार में भर्ती हुए हैं। ग्रेड 16 से नीचे मुलाजमीन की तादाद 618 हैं और मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली से। जी लिहाज अली, ये जो भर्ती किए गए थे मुलाजमीन किन के अदवार में किए गए थे और इसकी तादाद क्या है? बहुत शुक्रिया। ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सेक्रेटेरिएट के वेबसाइट पर तमाम मुलाजिमीन का जो डेटा है वो शेयर कर दिया गया और उसके मुताबिक 794 जो कुल मुलाजिमीन है, जिसमें सेक्रेटरी से लेकर माली तक शामिल है, वो बाकायदा तौर पर उस फहरिस्त का हिस्सा है। अब खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह भी आपने कहा 618 इसमें से ग्रेड 15 और इसकी नीचे अमल है और आपको हैरानगी होगी कि सिर्फ दर्जे 4 के मुलाजिमीन की तादाद जो है वो 287 है। यानी इतनी बड़ी तादाद में मुलाजमीन भर्ती की गई और जब हमने उस डेटा को चेक किया है तकरीबन इनमें से 400 के करीब जो मुलाजमीन है वो असद कैसर और उसके बाद मुश्ताक गनी की अदवार में भर्ती किए गए हैं। ये तकरीबन 10 सालों में भर्ती की गई वो मुलाजमीन की तादाद है और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सेक्रेटेरिएट में बहुत शुक्रिया लिहाज अली अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। कराची में एक बार फिर से पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। दौरान बरस इस रवा बरस अब तक 4 पुलिस एहलकारों को टारगेट करके शहीद किया जा चुका है। गुज़श्ता रोज़ कराची के इलाके करीमाबाद में CDT के DSP अली रज़ा को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैद शाह से। जो उमैद शाह, बताइएगा इस साल में कितने शहीद हो चुके हैं पुलिस एहलकार और मज़ीद क्या तफसीलात हैं? अगर हम टारगेट किलिंग के वाक़यात की बात करें तो अब तक कराची पुलिस के जो टारगेट किलिंग के वाक़यात उनमें एहलकार और अफसरान की शहादतें हो चुकी हैं। उनकी तादाद 1000 से तजावुज़ कर चुकी है। गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो 18 फरवरी 2023 को जब कराची पुलिस ऑफिस पर हमला किया गया था, उसके बाद कराची पुलिस की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया था। दहशतगर्दों की जानिब से जो इस हमले में मुलविस थे, ना सिर्फ उनको ठिकाने लगाया गया था बल्कि उनके मास्टरमाइंड को भी मंगो पीर में मुकाबले के बाद हलाक कर दिया गया था। 3 जून को सोराबगोट जमाली पुल पर जो पुलिस चौकी पर हमला हुआ था, उसमें यासीन नामी जो पुलिस एहलकार शहीद हुआ था, उसकी जिम्मेदारी कलदम तंजीम की जानिब से कबूल की गई थी। उसी तंजीम ने DSP अली रज़ा की शहादत की जिम्मेदारी भी कबूल की है। पुलिस जाए वक़्वा से जो CCTV फुटेज ने वो हासिल कर लिया और इसके साथ तफ्तीशी हुकाम का ये भी कहना है कि जो जिन दो मोटरसाइकिल सवार अफराद ने उनके ऊपर हमला किया, उनके साथ अतराफ़ में भी मोटरसाइकिल सवार मौजूद थे जो कि अपने साथियों के बैकअप के लिए मौजूद थे।
लेकिन अंधेरा होने की वजह से उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही। यही वजह है कि अली रज़ा जिस रास्ते से निकले अपने घर से, जो निकल कर काशिफ मेंशन तक जो पहुँचे थे, वो वहाँ तक की जो फेंसिंग की जा रही है, अतराफ़ में कौन कौन से लोग उनके मोबाइल नेटवर्क से राब्ते में थे या किन दहशतगर्दों का ये काम हो सकता है, इस हवाले से पुलिस ने अपने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। टैक्स आमदन में इजाफा ना हुआ तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, हमारे पास डॉलर ख़त्म होते रहेंगे। आखिर क्या वजह है मुल्क की दरामद में इजाफा नहीं हो रहा और बरामदात में कमी हो रही है? इस हवाले से जानते हैं काशिफ मुनीर से। काशिफ मुनीर बताएगा कि दरामदात में इजाफा हो रहा है, बरामदात में कमी हो रही है, क्या वजह है? आमदनी की बात करें, जहां तक मुल्क में टैक्स तो लगाए गए हैं, क्या टैक्स आमदनी में वाकई ही इजाफा होता है? मुल्क के अंदर अगर एक्सपोर्ट की सूरत हाल देखें तो मुल्क में एक्सपोर्ट वैसे नहीं बढ़ रही जिस तरह इंपोर्ट बढ़ाई जा रही है। अगर ये भी सूरत हाल देखी जाए तो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। अगर एक्सपोर्ट ना बढ़ी तो क्या ये आखिरी प्रोग्राम रह जाएगा? इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कायम मुकाम सदर साकिब फयाज साहब। बजट में जो पॉलिसी, जो नई तजावीज़ पेश की गई हैं, उसमें से तो यूँ लगता है कि गवर्नमेंट मायूस है और वो नहीं समझती कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अगर वो ऐसा समझती या ऐसा उस डायरेक्शन पे जा रही होती तो वो एक्सपोर्टर्स के ऊपर कभी भी जो फिक्स टैक्स रजीम के ऊपर थे या जो एक्सपोर्टर की बहुत अच्छी स्कीम EFS को बिल्कुल भी ना छेड़ती। अगर आप फिक्स टैक्स रजीम से एक्सपोर्टर को हटाते हैं तो हमें खदशा है कि एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय और कम हो जाएगी। हमें हर सूरत में एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। अगर हम लोग IMF से हम चाहते हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम हमारा हो। बहुत शुक्रिया जी, आपने साकिब फयाज साहब की बात सुनी। उनका कहना यह है कि जो बिजली की कीमतों में अगर हुकूमत 10 रुपए और कमी कर दे तो जो एक्सपोर्ट है वो 6 अरब डॉलर तक मजीद बढ़ाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात के हवाले से ख़त भी भेज दिया और वज़ीर आज़म से जल्द जो है पाकिस्तान के तमाम एक्सपोर्टर्स मुलाकात करेंगे और जो एक्सपोर्टर्स के मसाइल है उसको दूर करने की कोशिश ठीक है, करेंगे। बहुत शुक्रिया। अपडेट करने के लिए यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से लापता माँ बेटी 3 दिन बाद भी बाजियाब ना हो सकी। लापता खातून 5 जुलाई को कराची से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर आई माँ बेटी को CCTV फुटेज में देखा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जवेरिया नज़ीर से। जी जवेरिया, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई इस हवाले से? जी बिल्कुल, 5 जुलाई को अलिशा जो है वो अपनी 1.5 साला बेटी के साथ फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पर आई है, जहां पर वो खाना खाने के लिए बाहर गई है और लापता हो गई है। और दूसरी जानिब रेलवे पुलिस की बेहिसी ये देखी गई है कि रेलवे स्टेशन की हदूद से खातून जो है वो लापता हुई है। उसके बावजूद जो है वो रेलवे पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और ये भी कहा गया कि खातून जो है वो रेलवे स्टेशन पर पहुंची नहीं है। जबकि CCTV फुटेज में जो है वो खातून को रेलवे स्टेशन पर उतरते हुए और वहां पर उसकी बेटी के साथ मौजूद उसको देखा जा सकते हैं। थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने RPO के नोटिस पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया, लेकिन ताहाल जो है वो खातून को बाजियाब करवाने में, उसकी तलाश करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी से तंग सयाहों ने वादी नारान के झील सैफुल मलूक का रुख कर लिया, जहाँ पर सयाह ठंडे मौसम और खूबसूरत मनाजिर से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं झील सैफुल मलूक में मौजूद है हमारे नुमाइंदे हारून सिराज। जी हारून, मौसम कैसा है वहाँ का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं झील सैफुल मलूक पे मौजूद हूँ और बहुत ही प्यारा मौसम है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और गर्मी के सताए हुए जो शहरी हैं वो झील सैफुल मलूक पहुँच गए हैं और यहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक सयाह भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। बहुत ज़बरदस्त मौसम है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं। गर्मी की वजह से लोग सताए हुए हैं, तो यहाँ का आप मौसम देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। पुलिस की तरफ से यहाँ पे, मानसरा पुलिस की तरफ से यहाँ पे बहुत अच्छे इंतजाम हैं। ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। सियाह के लिए जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो बहुत ज़बरदस्त है और मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। बहुत ही अच्छा मौसम है और बहुत ही अच्छी जगह है। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें जानी। इनका भी यह कहना था कि जो मौसम है वो बेहतरीन है और सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ की जो मानसेरा पुलिस है वो काफ़ी सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है और इस वक्त बहुत ही प्यारा मौसम है और झील सैफुल मलूक पे जो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है और जो सयाह यहाँ पे आए हुए हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। जी हारून, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नमस्ते आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।